हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 27 अप्रैल का हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे डिटेल में। एडिटोरियल्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए, उन सबको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपका आपका जो आधे घंटे में या 40 मिनट में आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा और आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप नोट्स बना सकते हैं अपने, जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो आएंगी, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको जल्द से जल्द देख पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो इकोनॉमी पॉलिटी पे वीडियोज है, एनसीईआरटी पे वीडियोज है, उसको भी आप जरूर देखें। वो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, आपका समय भी बचाएगा। तो इस वीडियो को फ्रेंड लास्ट तक देखिए और आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो इस आज के न्यूज़पेपर को लेकर के या किसी और टॉपिक को लेकर के, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो न्यूज है आपका, एमएचए एडवाइजेज स्टेट्स टू इम्पोज लोकलाइज 14 डे लॉकडाउन। ये बेसिकली जो एमएचए ने ऑर्डर दिया एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसको हमने पहले भी डील किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को प्रीवियस एडिटोरियल्स में, हिंदू एनालिसिस में। तो इसमें तो इन्होंने फिर से ऑर्डर एक निकाला है एमएचए ने कि स्टेट्स को कि आप जो लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाएं 14 दिनों के लिए, जहां पर कि केसेस ज्यादा है, स्ट्रिक्ट इन कंटेनमेंट मेजर्स। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन एक तरह से है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कि जो केसेस जहां पे बढ़ रहे हैं वहां पर आप लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करें स्टेट को। तो ये होम सेक्रेटरी ने निकाला है। तो लोकल रिस्ट्रिक्शंस डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविल और वार्ड लेवल पे, यानी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना सजेस्ट किया था कि नाइट कर्फ्यू आप लगाएं, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज और को क्लोजर किया जाए, ऑफिस को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए 50% स्ट्रेंथ का। तो ये सब बेसिकली कुछ मेजर्स सेंटर ने कहा है स्टेट्स को लेने के लिए, ताकि केसेस को कम किया जा सके। तो ये जो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में आप इसका जैसे केस स्टडी का एग्जांपल दे सकते हैं, सेंटर इंस्ट्रक्शन का। तो ये सब चीज़ों के लिए इसमें रखा है इसको। तो ये सब जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा कल जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नीति आयोग ने कहा कि आप रिकमेंड किया कि घर पर भी मास्क पहनना हो सकता जरूरी हो, अगर कोई पॉजिटिव है तो जरूर पहनना चाहिए, अदरवाइज घर पर भी मास्क पहनने की जरूरत है। तो ये बेसिकली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के है कि आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर घर में और बाहर में जरूर रखें, ताकि ये केसेस जो बढ़ रहे हैं इसको कम किया जा सके। अब आते हैं दूसरा जो आर्टिकल आपका, डेली केसेस में हिट 4.4 लाख बाय मई 8 प्रिडिक्ट्स आईआईटी मॉडल। तो आईआईटी ने पहले भी प्रिडिक्शन किया था, अभी इसको फिर रिवाइज किया प्रिडिक्शन को। इनका जो नया प्रिडिक्शन है वो है कि भाई जो पीक होगा तकरीबन, ऐसे केसेस जो भी बढ़ रहे हैं वो पीक होगा आपका तकरीबन मई 14 से 18 के बीच में, जब जो एक्टिव केसेस जो है 38 टू 48 लैक्स होंगे इंडिया में, और डेली का इन्फेक्शन तकरीबन 4.5 लाख का होगा। फ्रॉम 4 से 8 मई के बीच में स्टार्ट होना शुरू होगा। तो ये बेसिकली प्रिडिक्शन किस बेसिस पे किया गया, ये आपको प्रिडिक्शन की उतनी जरूरत नहीं है, इसमें किस बेसिस पे किया इसको आप जान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। ससेप्टिबल अंडर अनडिटेक्टेड टेस्टिंग पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच, सूत्रा मॉडल। इस मॉडल के बेसिस पर इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बेसिकली इसको अप्लाई किया इस मॉडल को और प्रिडिक्ट किया है। तो पहले इन्होंने कम प्रिडिक्ट किया था, उसके बाद फिर रिवाइज किया, मतलब जैसे जैसे केसेस नए आ रहे हैं, जिस हिसाब से चेंज हो रहा है सिनेरियो, उस हिसाब से इनका प्रिडिक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये मॉडल क्या है इसको आप समझ लें, ताकि आपको कहीं अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप आंसर कर पाएंगे। तो सूत्रा मॉडल जो बेसिकली 3 मेन पैरामीटर पे काम करता है। पहला जो है आपका बीटा और या कॉन्ट्रैक्ट रेट। इसका मतलब है कि कितने, हाउ मेनी पीपल एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट पर डे। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक दिन में, इसका ये पैरामीटर लेते हैं, तकरीबन एक अप्रोच लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन। दिस इज इट इज रिलेटेड टू आर नॉट value, which is number of people an infected person spread the virus to over the course of the infection। तो एक जब इन्फेक्ट होता है कोई पर्सन, तो वो अपने, जब तक वो इन्फेक्टेड रहता है, जब तक वो निगेटिव नहीं होता, उस दौरान वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बेसिस पे वो पर डे का निकालते हैं कि पर डे में कितना वो इन्फेक्ट कर सकता है, बेस्ड ऑन वो मास्क पहन रहा है या कैसा वो बिहेवियर उसका है। उसको वो एक पैरामीटर है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है आपका रीच। पहला सेकंड पैरामीटर रीच है, मतलब कि मेजर द ऑफ द एक्सपोजर लेवल
ऑफ द पॉपुलेशन टू द पेंडेमिक। तो एक्सपोजर लेवल क्या है पॉपुलेशन का, कितने लोग एक्सपोज है पेंडेमिक से। और तीसरा जो आखिरी पैरामीटर है वो है इप्सिलन। इप्सिलन ये जो है बेसिकली रेशियो ऑफ डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड केसेस, कितने केसेस बहुत सारे होते हैं, केसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते, एसिम्प्टोटिक है या टेस्ट नहीं कराया है, तो इसका रेशियो भी ये लेते हैं। तो ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे ये सूत्रा मॉडल काम करता है, जिसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा पीक कब होगा और कैसे कैसे केसेस आगे के दिनों में आएंगे, कितने कितने केसेस आ सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मॉडल्स को, तो इसी तरह का एक मॉडल है ये। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिडिक्शन अगर आप देखें तो ये रिवाइज होता चला आ रहा है। तो ये बस आपके लिए है कि भाई अगर कोई पूछा जाता है सूत्रा मॉडल क्या है या उसके पैरामीटर्स क्या है, ये कैसे काम करता है, तो इसको आप जरूर आंसर कर पाए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है फ्रंट पेज पे, नो मैन लैंड विंस बिग एट पेंडेमिक ऑस्कर। तो ये जो ऑस्कर का अनाउंसमेंट हुआ उसको लेकर के ना कुछ अवार्ड जो है, तो ये जो मूवी है नो मैन लैंड, इसने 3 बेसिकली प्राइज जीते हैं, बिग पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। तो इसको मैंने इसलिए रखा ताकि बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि किसको क्या क्या अवार्ड मिला है एकेडमी ऑस्कर्स में, तो उसमें आप जो है बेस्ट जो अवार्ड्स मिला है जिस फिल्म को या एक्टर एक्ट्रेस को डायरेक्टर को, उसका आप नाम जो है एक नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव में कई सवाल पूछा जाता है तो उसका आप आंसर कर पाए। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप फिर बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देख सकते हैं, इसका नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है अंडरमाइनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल। ये जो बेसिकली वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के है, इन्होंने पहले तो यहाँ तक तो आपका फैक्चुअल है कि क्या वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इंडिया ने अपनाई है उसका इन्होंने बताया है, उसके बाद इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे पहले फैक्चुअल हम देख लेते हैं। तो अभी जो रिवैम्प्ड वैक्सीन स्ट्रेटेजी है इंडिया का, जो 1 मई से जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें कुछ की एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं। एक तो फेज रोल आउट इंडिया ने किया, पहले हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया, उसके बाद 60+, उसके बाद 45+, अब जो है 18+ को एक्सटेंड किया गया। दूसरा जो है सिग्निफिकेंट डे रेगुलेशन ऑफ वैक्सीन मार्केट, अभी जो 1 मई से होने वाला है, डीरेगुलेट किया गया है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है उनको फ्रीडम है कि 50% तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे एक फिक्स प्राइस, बाकी के 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज को दे सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जैसा उनको प्राइस डिस्कवर करके देना है उनके अपने प्राइस पे। तो ये दूसरा इसका एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट है ग्रांट ऑफ $45 बिलियन, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, सीरम इंस्टीट्यूट को, भारत बायोटेक को, एज एडवांस पेमेंट। तो ये 3 एलिमेंट आप जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी अगर आती है इंडिया की कोविड को लेकर के क्वेश्चन में, तो ये 3 एलिमेंट उसके मेन है, 3 पॉइंट्स है जिसको भी आपको हाईलाइट करना है। अब आते हैं इसमें इशूज क्या क्या है, ये इन्होंने जो बताए हैं। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अप इट्स कंट्रोल ओवर मार्केट फॉर वैक्सीन। तो अभी जो है जैसे कि मई 1 से जो होने वाला है कि इन्होंने मार्केट रेगुलेटेड कर दिया है कि मैन्युफैक्चरर जो है अपना 50% अपने हिसाब से दामों पे स्टेट को और प्राइवेट पार्टीज को बेच सकते हैं मार्केट में। इस पे यहाँ इन्होंने कंसर्न बताया है कि भाई ये जो सिग्निफिकेंट वैक्सीनेशन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अभी कोविड के समय अगर हम देखें, अगर कोई भी छूट जाता है वैक्सीन कराने से और उसको अगर इन्फेक्शन होता है तो दूसरे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो नन ऑफ अस विल बी सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो ये कोविड का है कि सभी को हमें सेव करना होगा। ये नहीं कि हमने कुछ को सेव कर दिया, 45+ को अगर हमने सेव कर दिया तो बाकी जो है ऑलरेडी है ना सेव हो जाएंगे, सभी लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सभी को हमें देखना है। इसका मतलब सारे पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जरूरी है कोविड के लिए, ताकि हम केसेस को मिनिमम कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है प्रायोरिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मार्केट पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राइसेस को स्पेशली। अभी तक का इन्होंने फैक्ट बताया जैसे कि अभी तक इंडिया ने तकरीबन 122 मिलियन डोजेज दिए हैं वैक्सीन का, तकरीबन 14 करोड़ से ज्यादा इसमें। लेकिन अगर पॉपुलेशन शेयर के बेसिस पे हम देखें, जितना हमारा पॉपुलेशन है, तो पर पॉपुलेशन देखें तो 2% से कम लोगों को दोनों डोजेस, क्योंकि 2 डोज की वैक्सीन है दोनों, अगर भारत बायो कोविशील्ड बात करें और कोवैक्सीन, दोनों को आपको 2 डोज लेना है। तो अगर 2 डोज की बात करें, पूरी वैक्सीनेशन की बात करें, तो 2% लोगों को ही वैक्सीनेट करा पाए हैं पूरा 2 डोजेस के साथ, और 9% लोगों को एक सिंगल डोज मिला है। तो ये बहुत ही कम है। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की भी बात करें, तो हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो 70 से 75% लोगों को आपको इम्यूनिटी डेवलप कराना होगा, एंटीबॉडी डेवलप होनी चाहिए। तो ये काफी अभी हम पीछे हैं। इसके अलावा डिमांड सप्लाई मिसमैच है, जो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगहों में वैक्सीन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत सारे सेंटर्स क्लोज हो गए हैं। इसके अलावा जो सब लार्जेस्ट जो है आपका सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने पहले ही बताया इनएबिलिटी कि वो कमिटमेंट अपना नहीं कर पाएंगे हाल के 2 महीनों में, उनको समय लगेगा वैक्सीन उतना प्रोड्यूस करने में जितना इंडिया को चाहिए।
इसका जो कारण बताया इन्होंने, एक तो यूएसए का डिफेंस जो एक्ट है उन्होंने बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो चाहिए उनको। ये भी कल ही इसको यूएसए ने एश्योर किया कि हम जो है रिलीज करेंगे जो भी वैक्सीन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये हो सकता है जल्द से जल्द मिल जाए इनको। दूसरा जो है कारण जो अभी भी बना हुआ है फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो ये भी गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी 300 करोड़ इनको दिए, 3000 करोड़ इनको, सॉरी $30 मिलियन जो इनको 30 बिलियन रुपीज इनको दिया था भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो ये दोनों केसेज है। तो अभी जो डिमांड सप्लाई मिसमैच अभी भी है एक तरह से देखा जाए तो अभी जो गवर्नमेंट अनाउंस किया कि 50% आप डायरेक्टली बेच पाएंगे, ये स्ट्रेटेजी शिफ्ट्स ओनर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट विच हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फ्री वैक्सीनेशन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपने जिम्मेदारी डाल दी, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि आप अपना देखिए फ्री वैक्सीनेशन आपको देना है नहीं देना है। दस फार गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैव प्रोवाइडेड वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जो हम देख रहे थे 45 के अभी तक जो चल रहा है अभी भी, तो उसमें आपका क्या है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट फैसिलिटी में आप लाके लगाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको फ्री वैक्सीन मिलेगी। उससे ऊपर अगर प्राइवेट में आप जाते हैं तो आपको 250 पर डोजेस तक आपको देना पड़ सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल प्रोक्योर कर रही थी और स्टेट्स को दे रही थी, लेकिन अब जो ये 1 मई से इसको चेंज कर रही है। इससे क्या होगा, बेसिकली मार्केट्स को आपने 3 भागों में बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो गया और प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट। इससे जो प्रोड्यूसर्स है, जैसे अभी ऑलरेडी अनाउंस किया सीरम इंस्टीट्यूट ने, भारत बायोटेक ने, कि उनका प्राइसेज जो है अलग अलग प्राइसेज चार्ज कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का हमने ऑलरेडी देखा होगा अपने न्यूज में, और भारत बायोटेक का भी देखा होगा कि अलग अलग प्राइसेज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से चार्ज कर रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो पहली बात बर्डन ऑफ वैक्सीनेशन जो है, ये आपको जो वैक्सीनेट कराना 18 से 44 साल के लोगों को, वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दारोमदार आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है। कुछ स्टेट जो है रिच है, कैपेबल है, जहाँ ये पैसा है उनके पास। बहुत सारे स्टेट जो पुअर स्टेट्स है, छोटे स्टेट्स है, उनके पास उतना रेवेन्यू नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये इनइक्विटेबल एक्सेस होगा आपका वैक्सीन अक्रॉस स्टेट्स, क्योंकि कुछ स्टेट जो इनके पास पैसा है वो वैक्सीनेट करा पाएंगे, फ्रीली लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट्स में जहाँ पे वैक्सीन उतनी जितना उनका फाइनेंशियल हेल्थ उतना नहीं है, तो वहाँ हो सकता है लोगों को पैसा देकर वैक्सीन को वैक्सीनेट कराना पड़े, या हो सकता है उतनी वैक्सीन वो प्रोक्योर भी नहीं कर पाए स्टेट गवर्नमेंट जितनी वैक्सीन उनको चाहिए। उस केस में क्या होगा, बहुत जगह वैक्सीन नहीं लगेगी, बहुत जगह कम लोगों को लगेगी, कुछ जगह अच्छे लोगों सभी लोगों को लगेगी। इससे जैसा कि हमने यहाँ शुरू में देखा, नन ऑफ अस विल बी सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो इन्फेक्शन का खतरा तब भी हमें बना रहेगा। तो इस चीज को गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि हर स्टेट में सभी लोगों को, मतलब कि 18 प्लस जितने भी लोग हैं इंडियन सिटीजन, उनको सभी को वैक्सीनेट कराना जरूरी है स्पेशली। तो पुअर स्टेट ऑफ फाइनेंस, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू प्रोक्योर द रिक्वायर्ड नंबर वैक्सीन। तो बहुत सारे स्टेट जो है उतने प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, तो उतने पास उतना उनका पास पैसा नहीं है कि वो उतना पैसा चुका सके। तो इससे जो है कुछ स्टेट्स में आप देखेंगे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, कुछ स्टेट्स में कम हो रहा है, कुछ स्टेट्स में पैसा देके हो रहा है, कुछ स्टेट्स में पुअर लोगों को नहीं हो पा रहा है, जो कैपेबल है वही वैक्सीनेट करा पा रहा है। तो ये जो इनइक्विटी है ये सही नहीं है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट ने भी अपना वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को दिया था तो अब यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया कि क्या करने की जरूरत है, वैक्सीन स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एक तरह से सजेशन के तौर पे, वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। अर्जेंटली एड्रेस्ड द सीरियस डाउट ओवर अफोर्डेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, इंश्योरिंग ए कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर वैक्सीन। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है इसको गवर्नमेंट को जल्द से जल्द देखना चाहिए। कल एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, गवर्नमेंट ने दोनों मैन्युफैक्चरर को लिखा था कि आप वैक्सीन प्राइसेस को फिर से रिकंसीडर करें। एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर इंडिया विल बी अनेबल टू मीट द कंट्रीज वैक्सीन रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी हमने देखा है कि इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतना नहीं है कि वो वैक्सीन रिक्वायरमेंट जो इंडिया को होने वाली है, अभी जो हो रही है रिक्वायरमेंट, और अभी जो 18 साल से ऊपर के लोगों को स्टार्ट किया जाएगा, उस केस में हो सकता है उतना ये प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए इंडिया को जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को वो ला सके। कैसे? ओपन लाइसेंसिंग के थ्रू। ओपन लाइसेंसिंग अपने शायद आईपी एक्ट में पढ़ा होगा। तो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, उनको वो लाइसेंस दे कि वो जो है वो भी अपना प्रोडक्शन के थ्रू वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके। तो कुछ है ना जो आपका होता है रिवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पर, जैसे कि वन पॉजिटिव स्टेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिया इसके केस में कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उन्होंने 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी ये काम दिया है कि प्रोडक्शन वो स्टार्ट करे, इंक्लूडिंग हैफकिन इंस्टीट्यूट को। तो इससे और ओपन लाइसेंसिंग आपको देनी चाहिए दूसरे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, ताकि
वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा सके और जो इंडिया को रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, वो सप्लाई डिमांड जो मिसमैच है उसको हम मैच करा पाए। तो ये दो जो सजेशन मेजर लिए है, इसको आप लिख सकते हैं। एक नया सजेशन है ये, पहली बात तो ओपन लाइसेंसिंग करके आप दूसरे मैन्युफैक्चरर को दीजिए, जैसे जेनिक मेडिसिन के केस में होता है। तो ये है, और स्टेट गवर्नमेंट का आपको डालने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी हम 2-3 दिनों से आर्टिकल्स में देख रहे हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनदर वेव, नेक्स्ट आप एडिटोरियल जो है, अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉस। ये बेसिकली एक सर्वे किया गया है न्यूट्रिशन के बेसिस पर, कि पेंडेमिक के बाद जो है स्पेशली रूरल एरियाज में न्यूट्रिशन और जो फूड जो है फूड जो है स्कार्सिटी है लोगों के बीच में, फाइनेंशियल फूड और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो है, जो लोग रूरल एरिया में स्पेशली रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, ये जो बेसिकली पहले इन्होंने हंगर इंडेक्स का बताया है। ये हंगर इंडेक्स हमने ऑलरेडी कवर किया है पहले जब रिलीज हुआ था। तो 2019 का अगर बात करें हम, तो 102 रैंक था इंडिया का 117 कंट्री के बीच में, ये और डिटोरिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो ये सर्वे किया गया है, किसने किया है, रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पॉन्स, आरसी ये जो एक है ना कलेक्टिव है, 60 एनजीओ का ग्रुप एक तरह से, इन्होंने 3 राउंड ऑफ डेटा कलेक्शन किया है, 3 राउंड में इन्होंने सर्वे किया है सिंस द लॉकडाउन। जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ उसके बाद इन्होंने 3 बार सर्वे किया है 3 पीरियड में। तीसरा राउंड जो हुआ था आपका, जिसका ये हम रिजल्ट देख रहे हैं इस आर्टिकल में, वो दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में हुआ था, जिसमें 11,766 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया, उनसे पूछा गया कुछ सवाल और उसका सैंपल कलेक्ट किया गया। तो ये सर्वे आप जो है ना, बाकी आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा सर्वे मेथड, सोशोलॉजी में भी ऑप्शनल में सर्वे मेथड है। तो ये जो है रूरल सर्वे किया गया, इसको आप केस स्टडी में लिख सकते हैं अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या पाया गया, ये बेसिकली सजेस्ट किया है, सजेस्ट ए पर्सिस्टेंट ऑफ कटिंग डाउन ऑन फूड। तो लोग जो है अपने भोजन पे जो जितना वो खर्च करते थे पहले, वो धीरे धीरे उन्होंने कम किया, क्योंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उनके पास उतना पैसा नहीं है, काम छिन गया है। तो इवन 9 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन, तो 9 महीने, क्योंकि दिसंबर में ये सर्वे हुआ है, तो 9 महीने बाद भी लोग जो है फूड पे जितना वो खर्च करते थे पहले, वो कम कर दिया है। साथ ही साथ अगर फूड पे खर्च किया तो न्यूट्रिशियस फूड और भी कम हुआ है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेज जो है उस पर 80% तक कट डाउन किया है लोगों ने, और वाइल अराउंड 50% रिपोर्टेड कटिंग डाउन ऑन पल्सेज अलोन। तो ये जो है न्यूट्रिशियस फूड जो खाते थे, वैसे जरूरत है वो भी कम हो गया है। Poorer social marginalized, the elites and those with lesser access to food security scheme faced more severe food insecurity. इनको ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी इन लोगों में देखी गई है, जिनको कि फूड सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि पीडीएस स्कीम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका, उससे उनका एक्सेस नहीं है, उनको और जो है फूड सीवियरिटी सिचुएशन देखा गया उनके केस में। ये जो न्यूट्रिशियस फूड हो गया या नॉर्मल जो खाना वो चाहिए उनको जो खाते थे, वो और कम हुआ है उनके केस में। इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम सब जानते हैं, आपने हेल्थ पढ़ा होगा, आपने हेल्थ जो आपका जीएस पेपर 2 है, तो उसमें बहुत सारे सर्वे है, स्पेशली ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हम देख सकते हैं। इससे क्या होगा, इम्पेंडिंग इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन खराब होगा। जो लेडी है जो है उनका, अगर प्रेग्नेंट है तो उनका न्यूट्रिशन खराब होगा। अलग अलग डिजीजेज हो सकती है, आपका बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, जो ह्यूमन कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगा आपका, जो हमारा जो डेमोग्राफिक है वो हम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड अगर उनको नहीं मिलेगा। तो ये सब कारण, इसका इफेक्ट जो है आप लिख सकते हैं, दूसरे आर्टिकल से आपने पढ़ा होगा शायद। तो ये इसका इफेक्ट होगा, द कंसिक्वेंस ऑफ पीपल लूजिंग, इसलिए लूजिंग देयर जॉब्स एंड और बीइंग पुश्ड इनटू लोअर इनकम ब्रैकेट। ये हमने देखा लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग जो उनकी नौकरी चली गई, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो खाने पर खर्च कैसे करेंगे। इसके अलावा एक रिसर्च का इन्होंने बताया, प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया था, मिडिल क्लास जो है इंडिया में वो कम हो गया है, जितने लोग थे 32 मिलियन इन हाउस होल्ड, 32 मिलियन हाउस होल्ड कम हो गए हैं। जो मिडिल इनकम ग्रुप में थे वो लोअर इनकम ग्रुप में चले गए हैं, या पुअर सेक्शन में चले गए, बीपीएल में चले गए हैं, क्योंकि जॉब उनकी चली गई, या बाकी जो इनसिक्योरिटीज हुआ, आपका जो इनकम उनका कम हो गया। 30% हाउस होल्ड जो है वो लोन ले रहे हैं, और उसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ देम रिपोर्टेड नीडिंग लोन्स फॉर फूड। तो लोन लेकर वो अपना खाने खर्ची चला रहे हैं, ये स्थिति आ गई है इनके सर्वे के हिसाब से। तो ये इसमें बताया गया कि कैसे लॉकडाउन का या जो आपका जो पेंडेमिक का जो इफेक्ट हुआ है इंडिया के स्पेशली पुअर और रूरल सेक्शन पे। माइग्रेंट्स हु हैव ट्रैवल्ड टू सिटीज ओनली मंथ्स अगो अगेन ट्रैवलिंग बैक टू विलेज। ये हमने देखा न्यूज में भी कि लोग जो फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद लोग जो वापस अपने काम के लिए शहरों में गए,
वो वापस लौट रहे, क्योंकि बहुत जगह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, तो अब फिर से विलेज में लौट रहे हैं, उनका जो काम था उनका फिर से वो बंद हो गया है। इसके अलावा मनरेगा जो है वो भी उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है लोगों को, माइग्रेंट्स को जॉब दिलाने में। तो यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया क्या करने की जरूरत है इस चीज से बचने के लिए, जो फूड इनसिक्योरिटी हम देख रहे हैं लोगों में। प्रॉमिस टू रिस्टार्ट, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो है, ये इसके बारे में बताओ तो मैं, ये अन्न योजना जो है ये गरीब कल्याण पैकेज का एक पार्ट है, जो पिछले साल मार्च अप्रैल में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि कोविड को लेकर के कुछ इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स है अंदर अंदर। तो ये जो अन्न योजना है उसके अंदर में, इसमें क्या था कि भाई आप जो 5 kg ऑफ राइस और मीट जो है दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछले साल 3 महीने के लिए दिया गया था। और इसमें साथ ही साथ पल्सेज भी दिया जाएगा, जिनको ऑलरेडी जो पीडीएस मिल रहा है उसके साथ साथ ये भी मिलेगा। तो ये स्कीम है, इस साल भी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए गवर्नमेंट इसको लोगों को देगी। तो गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड सिमिलर सपोर्ट फॉर स्टेबलर लॉन्गर पीरियड। तो ये उन्होंने कहा कि इसको लॉन्गर पीरियड के लिए देने की जरूरत है, 2 महीने से काम ही चले और ज्यादा लंबे टाइम के लिए देने की जरूरत है। इसके अलावा करंट जो अभी गवर्नमेंट का है न्यूट्रिशियस फूड का, जैसे कि पल्सेज का, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, कि जो पल्सेज इसमें कहा जा रहा है 1 किलो 2 किलो दिया जाएगा, उसको और आप ज्यादा कीजिए। न्यूट्रिशियस फूड जो और मिल्क की, इसको भी आप इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा मनरेगा में जो इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, डिले इन वेजेस, वेजेस बहुत कम दिन बाद मिल रहा है, रेशनिंग, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ये आप 1 2 3 सजेशंस हो गए। और न्यू स्कीम्स गवर्नमेंट ला सकती है अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, क्योंकि लोग जो शहरों में रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जो माइग्रेंट्स वर्कर है, और उनको पलायन करना पड़ रहा है, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट ही आप दें वहाँ पे लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं, जिनकी नौकरी छीन गई, उनको अर्बन एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कुछ काम दिया जाए गवर्नमेंट सेटिंग्स में, जैसे कि ये रूरल एरिया के लिए है, उसी तरह अर्बन एरिया में भी आप ऐसी स्कीम्स लेके आए, ताकि लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, और जो शहरों में भूखे सो रहे हैं उनको भी नौकरी या पैसे रोजगार मिल सके। इसके अलावा जो बच्चों का जो गवर्नमेंट राशन देती है बच्चों के केस में, आंगनवाड़ी के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिड डे मील जो स्कीम है, इसको और जो है रैंप अप करने की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी वहाँ देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स भी क्लोज हो गए हैं, तो जो स्कूल सारा बंद भी हैं, तो लोगों को मिड डे मील्स या आज घर में राशन देने का, इस सब स्कीम जो गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है न्यूट्रिशियस फूड उनको मिले। माइग्रेंट जो सिटी में, जो शहरों में रह गए हैं बिना काम के, कम्युनिटी किचन्स आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी किचन जैसे कि अम्मा कैंटीन्स हो गए, जहाँ पे कि सस्ते दामों में या फ्री में जो उनको माइग्रेंट्स वर्कर को खाना मिल सके, 2 समय 3 समय का खाना। तो ये सजेशन जो है आप इसको लिख सकते हैं न्यूट्रिशियस क्राइसिस को लेकर के। और नॉर्मल केसेस में भी अगर फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, उसमें भी आप ये सजेशंस दे सकते हैं कि क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल अनफेयर एंड डेंजरस। ये बेसिकली उसी को लेकर के है जो वैक्सीन का लेकर के, कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगा, दाम अलग अलग है, उसी को लेकर फिर से यहाँ पे बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया गया। लार्ज परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है डज नॉट हैव रिसोर्सेज टू पे फॉर वैक्सीन, जो स्पेशली जो पुअर सेक्शंस है, जो माइग्रेंट्स हैं या जो गरीब लोग हैं, वो वैक्सीन के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। इसको सोचना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फ्री इम्यूनाइजेशन कर सके। तो नेवर बिफोर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन पीपल बीइंग लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 600 मिलियन लोगों का जो आपका है वैक्सीनेट कराना है, वो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको टेकअप करना चाहिए। तो ये बेसिकली है, उसी को लेकर के कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग की जरूरत है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट ये जो है आपका, सॉरी, स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स, ये भी जो है आपका ऑस्कर अवार्ड जो कल दिया गया उसको लेकर के है। तो ये आपका बेसिकली आप जो है अवार्ड क्या क्या किसको किस कैटेगरी में मिला है उसका बस एक नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है तो उसको आप लिख सकें। अदरवाइज इसको मेंस के लिए या बाकी ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल एन आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज वर्थ अ ट्राई। तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने एक प्रपोजल दिया था कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है हर देश को, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, हर देश को एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखना चाहिए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। ये क्यों, तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। तो presently government need resources to help people through transfer of incomes, provision of more public services and also prevent business failure, but their resources have been adversely impacted by economic downturn। तो ये जो है इसको लिए गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, अभी क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, हर देश अपना अपना डिसाइड करता है। इससे क्या
नुकसान या फायदा है, तो आपने टैक्स हेवन का नाम सुना होगा। टैक्स हेवन्स क्या होता है, बेसिकली ऐसे देश जहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम है या जीरो टैक्स रेट है। इससे क्या होता है, जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बड़ी बड़ी गूगल हो गया, ये सब भी हो गया, इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, अपना जो बेस है वो दिखाती है कि हम जो टैक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम इस देश में कमा रहे हैं टैक्स हेवन्स में, जैसे मॉरिशस हो गया। तो यहाँ पे हम उनका अपना बिजनेस दिखाती है। इससे क्या होता है, उनको कम से कम या 0% टैक्स जो है देना पड़ता है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट भी उन्होंने कमाया, टैक्स भी नहीं दिया। तो इससे क्या हो रहा है, जिस देश में मान लीजिए वो काम इस मेन काम कर रही है, जैसे इंडिया में मान लीजिए वो काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन वो दिखा रही है अपना बिजनेस टैक्स हेवन में, तो इंडिया को जो एक तरह से कहे तो वो उतना जो रिवेन्यू मिलना चाहिए था टैक्स से वो नहीं मिल पा रहा है। रिवेन्यू अगर नहीं मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो ऑब्वियस सी बात है किसी देश को जो पैसा चाहिए उसको है ना, जो डेवलपमेंट करने के लिए या जो ट्रांसफर ऑफ इनकम्स के लिए पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ देना, एजुकेशन देना, या पीडीएस जो है फूड सिक्योरिटी देना, ये सब नहीं दे पाएगी। तो इसी के लिए इससे क्या होता है, बेसिकली टैक्स हेवन केस में अलग अलग देश जो है, क्योंकि आपको ग्लोबल कंपनियों को अट्रैक्ट भी करना है, उनको आपको अट्रैक्ट करना है कि भाई आप हमारे यहाँ आके बिजनेस लगाएं, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यहाँ लोग टैक्स कमा सके, टैक्स से पैसा हमें आ सके, डेवलपमेंट भी होगा उससे। तो क्या करते हैं, इस रेस में अलग अलग देश जो है अपना टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है कम करना चाहते हैं, बहुत और कम करेगा, एक देश कम करेगा, दूसरा देश उसको देखते हुए और कम करेगा। इंडिया ने भी 2019 में हमने देखा था टैक्स रेट काफी कम किया था, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये देख साउथ ईस्ट एशिया को देखते हुए, साउथ एशिया को देखते हुए, ताकि कंपनी जो है, जो हमारे यहाँ नहीं बिजनेस सेटअप कर पा रही है टैक्स के कारण, वो हमारे यहाँ आए और बिजनेस सेटअप करे। ये हर देश करता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे प्रपोजल दिया गया कि आप एक मिनिमम टैक्स रेट जो है ये ग्लोबली होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो देशों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि भाई हम जो है, एक नेबर के देश ने 15% टैक्स है तो हम उसको 14% कर दे, 12% कर दे, ताकि कंपनी जो है वहां बिजनेस नहीं सेटअप करके हमारे यहाँ कर दे। इससे क्या होगा, फिर दूसरे देश और फिर कम करेंगे और कम करेंगे, तो वो टैक्स हेवन में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे कंपनी को फायदा होता है, जो देश है या जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट उसको फायदा नहीं होता है। तो ये पूरा मैटर यहाँ पे बताया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रिच जो आपको लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स करना चाहिए, इसका फेवर भी किया गया है। यहाँ पे एक बताया, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो है सिंस द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जो आपका ट्रेंड था उसको रिवर्स करने की कोशिश है। ये क्या था, जब सोवियत ब्लॉक जब कोलैप्स हुआ, जब ना आपने देखा सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट होकर उन अलग अलग देश बने, रसिया भी बना, उसमें उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट यूरोप में जो देश थे, जो रसिया के पार्ट थे एक तरह सोवियत ब्लॉक के, वो बहुत बैडली हिट हुए, और उनका जो कैपिटल चाहिए था क्योंकि डेवलप करने के लिए, फिर से देश को बनाने के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कैसे कैपिटल कैसे आएगा, तो फिर जब कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे बिजनेस सेटअप करेगी, तभी तो कैपिटल आएगा टैक्स से, रेवेन्यू से, या एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर। इसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने टैक्स रेट अपना कम किया। इससे क्या हुआ, एक रेस चला गया, रेस शुरू हो गया दो देशों के बीच में, रेस टू द बॉटम, कि कौन कितना टैक्स रेट कम करता है। नेशंस इन यूरोप वे फोर्स टू कट देयर टैक्स, तो बहुत सारे देशों ने अपना फिर टैक्स कम किया, क्योंकि अगर हम टैक्स कम नहीं करेंगे तो कंपनी जो है मेरे पड़ोसी देश में जाकर के बिजनेस सेटअप कर लेगी, यहाँ पे नहीं करेगी। ये एक रेस चालू होगी देशों के बीच में कि हम कितना कौन कम टैक्स कम कर सकता है। तो नेशन बिकम शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड कट बैक एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सर्विस एंड इंकरेज प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या हुआ कि नेशंस को जो, क्योंकि टैक्स रेट आपने कम कर दिया, मान लीजिए आप जो 25% टैक्स कर रहे थे कंपनी से, अब वो हो गया 12%, तो आधा रिसोर्सेज तो आपका यही कम हो गया। तो अब आपको, जब आपका इनकम कम है तो आपको एक्सपेंडिचर भी कम करना होगा। एक्सपेंडिचर आप कैसे कम करेंगे, तो पब्लिक सर्विसेज पे आपको उन्होंने कम कटौती शुरू कर दी, जैसे कि हेल्थ पे आपने कटौती शुरू कर दी, एजुकेशन जो पुअर को देना था वो कम कर दिया आपने, जो राशन देना था, जो फार्मर्स को देना था वो आपने कम कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। इससे जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को भी फॉलो करना पड़ा, इससे डिस्पैरिटीज इंक्रीज विद इन नेशंस। तो ये जो इस रेस टू द बॉटम, इसको कम करने के लिए, इससे और क्या हुआ भाई, टैक्स हेवेंस बन गए नए नए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग हमने देखा था, ये ओईसीडी का एग्रीमेंट, ये आपका प्रोटोकॉल है, एक तरह से एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो लोग जो है दूसरे को टैक्स शेयरिंग, टैक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और जो कंपनियां जो फायदा उठा रही है टैक्स हेवेंस का, कि भाई राउंड ट्रिपिंग एक कंसेप्ट है आपका, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, मैं यहाँ डील नहीं करूंगा अभी। तो राउंड ट्रिपिंग होता है बेसिकली, ज़्यादा मोटा मोटी यह समझने का यही है कि एक कंपनी जो है, अगर आपने उसने इंडिया में वो बिजनेस कर रही है, तो वो पैसा जो है दिखाएगी कि प्रॉफिट जो है हमें टैक्स हेवन कंट्री से हो रहा है, वहां से जहां से हमें टैक्स टैक्स रेट बहुत कम है, तो वो दिखाएगी कि मेरा प्रॉफिट तो वहां पे हो रहा है। इससे क्या होता है बेसिकली कि आपको जो है
दूसरे देश में टैक्स चुकाना नहीं पड़ता, आपको कम से कम टैक्स चुकाना पड़ता है। इसको लेकर के, इससे बचने के लिए जो एक प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट आया था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये यही हुआ, इस जो रेस टू द बॉटम शुरू हुआ कि आप रेस कीजिए कि भाई कौन कितना टैक्स रेट कम करता है। इससे बहुत सारे टैक्स हेवन बने। गूगल एंड फेसबुक आर एक्यूज्ड ऑफ शिफ्टिंग देयर प्रॉफिट टू आयरलैंड। आयरलैंड में बहुत कम टैक्स रेट है और अदर टैक्स हेवंस एंड पेइंग लिटिल टैक्स। तो इससे बचने के लिए आगे ऐसा ना हो, तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि आप एक मिनिमम टैक्स रेट हर देश में होना चाहिए। बट दे विल नॉट सक्सीड अनलेस देयर इज एग्रीमेंट अमंग ऑल कंट्री। तो ये जब तक ये प्रपोजल तभी सक्सीड होगा जब सारे देश इसको एग्री करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी देश एग्री नहीं करता है, वो टैक्स रेट अपना कम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी देशों को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, वो भी अपना टैक्स रेट कम करेंगे। एनी कंट्री फेसिंग इकोनॉमिक एडवर्सिटी कैन कट इट टैक्स रेट टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड फोर्स अदर टू फॉलो सूट। तो ये जो रेस टू बॉटम शुरू हुआ था, इंडिया ने, वैसे मैंने कहा 2019 में टैक्स रेट कम किया था काफी। तो बहुत इनइक्वालिटी एज वेल एज फंडिंग ऑफ दी स्कीम्स फॉर द पुअर, इससे ये दोनों इफेक्ट होता है, इनइक्वालिटी आती है देशों के बीच में। उसके अलावा जो है, आपको जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक इशू से, पब्लिक जो आपका सर्विसेज पे आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, वो देश नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो ये एक इम्प्लीकेशन हो गया इसका, टैक्स रेट कम करने का। एक मतलब कि आपका कह सकते हैं रिजल्ट होगा। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट हैव इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो लोग, उसके बाद देश के पास अगर डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो बढ़ाएगा देश। इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, उससे क्या होता है, जो कम जो लोग हैं सभी को बेसिकली एक टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा जिसपे मान लीजिए 12% जीएसटी है, तो ये जीएसटी जो है, चाहे वो गरीब आदमी हो उसको भी सामान खरीदना पड़ता है, जरूरत का सामान है, अमीर है उसको भी खरीदना पड़ता है, तो अमीर भी 12% दे रहा है, गरीब भी 12% दे रहा है। तो ये इसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसमें क्या होता है, आपकी इनकम अगर ज्यादा है, जैसे 10% का स्लैब है, 20% का स्लैब है, 30% का स्लैब है, तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसको 30% टैक्स, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। जिसकी इनकम थोड़ी कम है उसको 20%, जिसकी इनकम और कम है उसको 10% ही टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक एवरेज आउट कर रहे हैं आप कि जिसको ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स चुकाए। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को बराबर टैक्स चुकाना पड़ रहा है। तो ये इम्पैक्ट करता है। तो राइजिंग इनइक्वालिटीज रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी एंड स्लोइंग डाउन। तो इनइक्वालिटी से बढ़ेगा और डिमांड जो आपका कम होगा, इकोनॉमी जो है कम स्लो हो जाएगी। और डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई की जरूरत नहीं है, कंपनियां बेचेगी क्या जब डिमांड ही नहीं है तो ये सब इन्होंने बताया कि टैक्स जो ये प्रपोजल है सही प्रपोजल है और हर देश को इसको मानना चाहिए, इसको साथ जुड़ना चाहिए। तो ये बेसिकली है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चंस आए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, बाद आगे भी आ सकते हैं। इसको आप पढ़ें। और टैक्स रेट, टैक्स हेवंस क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, और ट्रांसफर प्राइसेस क्या होता है, ये सब रिलेटेड कंसेप्ट है। इसको आप जरूर इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ें इसको। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है कोविड-19 ट्रायल्स चैलेंज। ये बेसिकली उन्होंने सजेशन दिया है कि कोविड-19 का जो भी इलाज जैसे चल रहा है, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो इफेक्टिव एक स्ट्रेटेजी ने बनाया कंसेप्ट ऑफ ट्रायल्स। ये क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल नीडिंग अर्जेंट केयर एंड देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को केयर, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो विक्टिम्स जो है, मतलब कि जो भी पेशेंट्स है, उनको हम डिवाइड कर दे मल्टीपल कैटेगरीज बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो जिसको ज़्यादा सीवियर डिजीज है वो एक कैटेगरी हो गया, कम सीवियर है डिजीज उनका, उसको दूसरी कैटेगरी। जो नॉर्मल है, अभी उतना इलाज की जरूरत नहीं है, कंडीशन नॉर्मल है, उनको तीसरा कैटेगरी। तो मोस्ट सीवियर जो है उसको सबसे पहले आप ट्रीट कीजिए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो उसका जान चली जा सकती है। जो रेस्ट है उसको एज पर लेवल ऑफ सीवियरिटी आप उसको ट्रीट कीजिए। ये एक स्ट्रेटेजी है ट्रायज का, ठीक है। ये इन्होंने सजेस्ट किया कि इसको इंडिया को अपनाने की जरूरत है। ये ऑलरेडी नेपोलियंस मिलिट्री सर्जन्स ने इंट्रोड्यूस किया था पहले, वर्ल्ड वार के समय में बैटल फील्ड में इंजरी जो हुआ था, और अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे हुआ था। तो बहुत सारे देशों में इसको माना जाता है, जहाँ पे मास कैजुअलिटी अगर होती है, किसी से मान लिया एक्सीडेंट हो गया, कुछ मास कैजुअलिटी कहीं पे होगी, तो ये चीज़ हर देश में अपनाई जाती है। तो इसको भी हमें कोविड के केस में, अभी जो हमारे देश में कंडीशन है कि रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो हमें इस स्ट्रेटेजी को अपनाने की जरूरत है। तो यार बेस्ड ऑन द पावरफुल बट कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड सॉलिडिटी। तो ये जस्टिस होगा सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। आपको उसको वो नहीं देखना, आपको देखना है कि उसकी बीमारी कितनी सीवियर है। अगर वो ज़्यादा बीमार है उसको हम पहले इलाज करना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो ये जस्टिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सही है। लेकिन इसके लिए सोशल कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि अब अभी हम देख रहे हैं तो लोग जो है, अगर
पॉलिटिकली कनेक्टेड है या पावरफुल है या अमीर है तो उनको ज़्यादा जल्दी इलाज मिल रहा है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सब बेसिकली इसको मुझे देखना होगा। तो सिस्टम में अंडर स्ट्रेन बिकॉज पीपल आर इंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स, और ये भी हमें देखने को मिला कि लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादा मारामारी कर रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं। बहुत हमने देखा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इवन डॉक्टर्स जो हैं हु आर चूजिंग टू बी ट्रीटेड इन पब्लिक हॉस्पिटल मुंबई, वो भी जो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए लोगों में है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा सही इलाज होगा, पब्लिक हॉस्पिटल में सही नहीं होगा। तो ये सब जो है इससे हमें उभरना होगा, हमें इस कंसेप्ट को अपनाना होगा। तो सीरियस ट्रायल डज नॉट ओनली प्रायोरिटाइज सिकेस्ट ओवर द लेस सिक, इट ऑल्सो डिस्करेजेस फर्टाइल ट्रीटमेंट फॉर द वेरी सिक हु आर अनलाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो ये जो जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जो नहीं ट्रीटमेंट से कुछ काम नहीं होगा, इनका लगता है कि ये ट्रीटमेंट अब फायदा नहीं करेगा, तो उनको भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर में। तो 90-year-old who may be otherwise bedridden could be refused admission, or someone with advanced untreatable cancer who develops COVID-19 may be put lower in priority। तो जिसको मेडिकली आपको ये देखना है कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है पहली बात तो, उसके बाद आपको देखना है कि उसमें सीवियरिटी कितनी है। मान लीजिए जिसका ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, जिसका मतलब कि समझ में आ गया कि ट्रीट करके या हॉस्पिटल में बेड दे करके कोई फायदा नहीं होने वाला, उसको आपको नहीं ट्रीट करना है। ये इस प्रिंसिपल का मानना है, इस प्रिंसिपल के अंदर में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यहाँ पे आप कर रहे हैं इन रिवर्स। तो ये कंसेप्ट है जिसको कि आप जैसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर में। इन इंडिया सोशल ट्रायल्स बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट एंड अदर हायरार्की इज एवरीडे प्रैक्टिस। तो ये हमारे यहाँ जैसे कि कास्ट क्लास का बेसिस होता है कि जो अमीर है उसको हम देखते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा ट्रायल्स बेस्ड ऑन सिवियरिटी। ट्रायल्स हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है, जैसे कि हम जो है जब जो हायर कास्ट है अगर रूरल एरिया में देखें तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इलाज में नहीं बहुत चीज़ों में। जो हायर क्लास है या फिर जिसका पैसा है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो। तो ट्रायल्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉलो करने की ज़रूरत है इस बेसिस पर कि जो सीवियर है उसको हमें इलाज जल्दी देने की ज़रूरत है, जो सीवियर नहीं उसको हम बाद में इलाज दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग द पुलिस। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा पुलिस का क्या रोल रहा है कोविड को मेंटेन करने में। तो जो लास्ट में इन्होंने कहा बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस को भी है ना बेसिकली देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको देखना है, हॉस्पिटल्स के बाहर आपको देखना है ऑर्डर सिचुएशन है कि नहीं है, कहीं पे होर्डिंग हो रही है तो ड्रग्स की या वैक्सीन की तो उसको आपको छुड़ाना है। उसके अलावा जो बाकी चोरी चकारी है उस सबको तो देखना ही है। तो इसलिए इन्होंने कहा जो स्कीम्स पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम कवर ऑफ 50 लाख मेडिकल फर्टिलिटी के लिए लास्ट ईयर किया गया था 3 महीने के लिए, उसको रिवाइव करने की जरूरत है और एक्सटेंड करने की जरूरत है सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इंक्लूडिंग पुलिस। ये बेसिकली उन्होंने सजेशन दिया है कि इसको कभी भी कोविड सर्ज हुआ है काफ़ी ज़्यादा है, इस केस में बहुत सारे पुलिस वाले इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो इसको और फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इंडिया रैंक 49th इन CGGI। ये बेसिकली जो कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसमें इंडिया का 49th रैंक आया आउट ऑफ 104 कंट्रीज में। इसमें ये क्या मेजर होता है, गवर्नमेंट कैपेबिलिटी एंड आउटकम्स, ये इसको मेजर करते हैं। कौन करता है भाई, IDFC फाउंडेशन एंड IDFC इंस्टीट्यूट इसको मेजर करता है। इंडिया के इसमें क्या मेन जो एम अच्छा रहा है, सिविल सर्विस इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। CGCI shows the importance of investing in governance capabilities। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हो सकते हैं, ये बताता है बेसिकली। फिनलैंड का रैंकिंग 1 आया है और ये 7 बेसिकली पैरामीटर अगर आप कह सकते हैं इस पे जिस पे ये रैंकिंग किया जाता है। लीडरशिप एंड फॉरसाइट, रॉबस्ट लॉ एंड पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेवरशिप, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन एंड हेल्पिंग पीपल राइज। तो ये जो GS पेपर 2 आपका है गवर्नेंस को लेकर के, उसमें आप इस इंडेक्स को कोट कर सकते हैं कि इंडिया का रैंकिंग कैसा है, कैसा रहा है और इससे क्या जो है बेसिकली इंडिया के केस में फायदा है और क्या हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसको इंडेक्स को आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल इंडिया रिकॉर्ड्स 2762 प्रेस फैसिलिटीज। तो ये इंडिया के केस में आपको कोविड से अवेयर कराने के लिए रखा है हमने कि 3,19,329 केसेज आए हैं पिछले दिन और इतने डेथ्स हुए वहाँ पर। टेस्टिंग जो है वो भी काफ़ी कम हुआ था, 14 लाख टेस्ट ही कंडक्ट हुआ, जबकि पिछले कुछ दिनों में 17-18 लाख टेस्ट हो रहे थे। पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखें तो वो काफ़ी बढ़ गया है, 21% हो गया है, अभी 21% तकरीबन है और जो पहले शुरू में था अप्रैल 10 में 12% था। तो ये उन्होंने दिखाया ग्राफ कैसे पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे फ्लैट रहा है लेकिन फिर अभी वो बढ़ गया है, आपका 20.62% पॉजिटिविटी रेट है।
जो कि चिंता का एक विषय है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, आरबीआई कैप्स एज एट 70 फॉर बैंक्स एमडी सीईओ डायरेक्टर पोजीशंस। तो ये आरबीआई ने अपना गाइडलाइन निकाला है कि जो एमडी सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो वो 15 साल का टेनियर होगा उनका, 15 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाएंगे पोस्ट पे, और 70 साल की ज़्यादा उम्र उनकी नहीं होनी चाहिए इन पोजीशंस पे। इसके अलावा आप जो दूसरा टर्म्स ले सकते हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है लेकिन सेम बैंक्स में, लेकिन आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा, मतलब 3 साल आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आप उस पोजीशन पे आ सकते हैं। और अदर क्राइटेरिया जो है, मैक्सिमम एज लिमिट है, वो आपको फुलफिल करना होगा तब भी। और चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एज लिमिट आपने रखा है 75 साल। तो ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के केस में आप इसको लिख सकते हैं आंसर्स में कि क्या आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है, इससे क्या फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस, और आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, जहाँ जहाँ लोग इसको जोड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करके आप जो है बेल नोटिफिकेशन दबाएं आप। और यहाँ पे जो आप सोशल मीडिया पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और इस चैनल में कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कैसा लगा है आपको, ताकि मैं और इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको कुछ और सजेशंस आपका है तो फीडबैक जरूर आप इसमें लिख कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।